हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम या अन्य कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, उसके लिए आज हम लोग जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। और अगर आप लोग इसके सारे पॉइंट अच्छे से तैयार कर ले रहे हैं तो आपके 4 से 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो। और संपूर्ण पीडीएफ देख लो, बेहतरीन रूप से बनाई गई है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले याद रखना है, पहला पॉइंट यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। और यह किस देश के निवासी थे? तो स्विट्जरलैंड के थे। किस देश के थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है इनके बारे में सबसे पहले। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे, अब जैसा कि बताया गया यहाँ पे, जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किसका जनक? विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। और इनका सिद्धांत जो है रचनावाद पर आधारित है। किस पर आधारित है? रचनावाद पर आधारित है। इनका जन्म, जीन पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था। उसके बाद यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी थी। अब यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो जीन पियाजे को। जीन पियाजे का जन्म कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में। कब हुआ था? 1886 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो पियाजे के द्वारा। कब लिखी गई थी? 1923 में लिखी गई थी। उसके बाद बात की जाए जीन पियाजे के बारे में, तो इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किया था। और किस पर अपना प्रयोग किया था? तो अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया था। अपने बच्चों पर ही इन्होंने प्रयोग किया था। और इनके सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो कहा ही जाता है इनके सिद्धांत को। अब क्वेश्चन यह दे दिया जाए आपको कि अवस्था के सिद्धांत के प्रतिपादनकर्ता कौन माने जाते हैं, तो इसका भी आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। कौन हो जाएंगे? जीन पियाजे। या फिर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने अपना सिद्धांत दिया जब, तो किस पर प्रयोग किया था? तो अपने खुद के बच्चों पर, अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था। उसके बाद बात की जाए, जीन पियाजे ने जब अपना संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया तो उसमें से 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था थी संवेदी गामक अवस्था, दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी अवस्था थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अवस्था थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो चारों अवस्थाएं आपको सीरीज वाइज याद रखना है, क्रम वाइज याद रखना है। और इन चारों अवस्थाओं की एज क्या थी, ये भी आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पे बात की जाए एज की, तो जैसे कि संवेदी गामक अवस्था जो होती है उसकी जन्म से 2 वर्ष या फिर 0 से 2 वर्ष आयु होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज होती है 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज होती है 7 से 11 वर्ष। और उसके बाद जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसे ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, इसकी एज होती है 11 से 15 वर्ष। 11 से 15 वर्ष या फिर 11 वर्ष से अधिक का जो आयु का बच्चा है वो सभी जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो 4 अवस्थाएं बताई गई थी पियाजे के द्वारा, तो सभी अवस्थाओं की कुछ न कुछ विशेषताएं थी। तो विशेषताएं अब हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अब जैसे कि बात की जाए, जो पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, इसकी एज है जन्म से 2 वर्ष या फिर 0 से 2 वर्ष। यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। यह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। इसमें बच्चा कुल मिलाकर यह हम कह सकते हैं कि अपने इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। और इंद्रियां कितनी होती हैं? व्यक्ति की 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, जीभ, आँख, कान, जीभ, नाक और त्वचा। तो ये 5 इंद्रियां होती हैं। इन्हीं 5 इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति जो है सभी ज्ञान ग्रहण करता है। और इस अवस्था में जो है मुख्य रूप से इंद्रियों के द्वारा ही बच्चा जो है सारी चीज़ें करता है। इसलिए इसे इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है, ज्ञानेंद्रिय अवस्था भी कहते हैं इसको। तो ये अगर नाम आपको दे दिए जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद जैसे कि बताया गया है, बच्चा इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है संवेदी गामक अवस्था में, भी हमने बताया आपको। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा
अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। बच्चा जिनको जानता है, अगर उनके पास कोई व्यक्ति आएगा, परिचित व्यक्ति, तो क्या करेगा, बच्चा मुस्कुराएगा, और अगर नहीं जानता उस व्यक्ति को तो उससे दूर भागने की कोशिश करता है इस अवस्था में। उसके बाद बताया गया है जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा के द्वारा गामक क्रिया करता है। गामक क्रिया कौन सी होती है, जैसे कि पकड़ना, खेलना, लिखना आदि। तो गामक क्रिया किस अवस्था में करता है बच्चा, संवेदी गामक अवस्था में। उसके बाद आपको एक पॉइंट और याद रखना है, संवेदी गामक अवस्था की विशेषता होती है वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाना। वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है इस अवस्था में बच्चे में। वस्तु स्थायित्व से तात्पर्य होता है कि कोई चीज़ अगर हमारे सामने नहीं है तब भी बच्चा ये समझ पाता है कि हमारे अगल बगल मौजूद है। जैसे कि कोई बच्चा कहीं पे खेल रहा है कोई बेड वगैरह में, और कोई खिलौना है, उसका खिलौना नीचे गिर जाए, उसकी आंखों के सामने नहीं है, फिर भी वो समझ पाता है कि खिलौना हमारा जो है आसपास में है, कहीं मौजूद है। तो वस्तु स्थायित्व की क्वालिटी पाई जाती है संवेदी गामक अवस्था में बच्चों में। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसकी एज 2 से 7 वर्ष होती है। यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है और प्रतीकात्मक खेल खेलता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतीकात्मक खेल किस अवस्था में बच्चे खेलते हैं। जैसे कि एक बच्चा है राघव, वह कुर्सी में ऐसे बैठता है या फिर टेबल मेज पे ऐसे बैठता है, ऐसे एक्ट करता है जैसे कि वह कोई घोड़ा चला रहा हो। तो इस प्रकार के प्रतीकात्मक खेल क्या करता है बच्चे, कौन सी अवस्था में खेलता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और पड़ोसी बच्चों के साथ कब खेलता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। उसके बाद बात की जाए, इस अवस्था में अनुकरणशीलता पाई जाती है, बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं। शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। इस अवस्था में बच्चा कैसा होता है, अहमवादी होता है। अहमवादी से तात्पर्य होता है वो कि जो है खुद के विचारों को जो है महत्व देता है, दूसरों के विचारों को महत्व नहीं देता है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, तो इसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष। यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। बालक इस अवस्था में चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। उसके बाद बात की जाए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो होता है, बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। जैसे कि 2 इंटू 4 किया जाएगा तो क्या होगा, 8 होगा, या फिर 4 इंटू 2 किया जाएगा तो अब भी क्या होगा, 8 होगा। लेकिन ये जो विशेषताएं हैं यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कमी होती है इस अवस्था में बच्चे को। जैसे कि बात की जाए, कोई 2 बर्तन है यहाँ पे, एक छोटा है और एक मान लो लंबाई में ज़्यादा है और एक चौड़ाई में ज़्यादा है। अब यहाँ पे कुछ भी रख दिया गया, जैसे कि दूध यहाँ पे भर दिया गया। अब बच्चे से कहा जाएगा कि कौन सा बर्तन आप लोगे, तो वह समझता है बच्चा कि इनमें जो है दोनों में क्या है, समान मात्रा भरी हुई है। इसका आकार में जो है भिन्नता है, लेकिन इनमें से जो मात्रा जो है दोनों में समान है। तो बच्चा को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि चौड़ा वाला लेगा या फिर लंबा वाला लेगा। तो इस प्रकार की समझ डेवलप हो जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। उसके बाद बात की जाए, जैसे कि कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा आपको संरक्षण का गुण। संरक्षण की विशेषता किस अवस्था में पाई जाती है बच्चों में, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर जो लास्ट अवस्था होती है जिसकी एज होती है 11 से 15 वर्ष, या फिर 11 वर्ष से जो अधिक का बच्चा है इस अवस्था में आता है। यह 11 से 14 वर्ष के आगे की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। मूर्त से क्या तात्पर्य होता है कि जो चीज़ें हमारे सामने जिनको हम देख सकते हैं वो चीज़ें मूर्त होती हैं, और मूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ करता है बच्चा जो है तार्किक रूप से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अब बात की जाए अमूर्त चिंतन की, तो अमूर्त चिंतन बच्चा जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रारंभ करता है। जैसे कि स्मरण और मनन आदि करने लगता है इस अवस्था में बच्चा। उसके बाद बात की जाए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कार्य को कारण समझता है और कार्य में जो है अंतर करने लगता है। इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को। उसके बाद बात की जाए अन्य विशेषताएं जो है, इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर इसे ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में बच्चे को जो है मानसिक
रूप से पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन करता है बच्चा। परिकल्पनात्मक चिंतन करने योग्य हो जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस अवस्था में बच्चा परिकल्पनात्मक चिंतन करता है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। उसके बाद बात की जाए जीन पियाजे ने जैसे कि कुछ संप्रत्यय बताए थे, जैसे कि स्कीमा क्या होता है। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा स्कीमा के बारे में किसने बताया था, तो आंसर हो जाएगा जीन पियाजे ने। स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति के दिमाग में सूचनाओं को संगठित करने तथा व्याख्या करने हेतु विद्यमान होती है। जैसे कि आप लोग जीन पियाजे के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो कहीं पे जो है कोई मेमोरी में जो है जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं, और हम जिसके द्वारा आप लोगों को ये सिद्धांत की व्याख्या कर रहे हैं, तो ये जो मानसिक संरचना है जो ये, तो इसी को जो है स्कीमा कहा जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने क्या कहा? स्कीमा कहा। उसके बाद बात की जाए जैसे कि आत्मसात्करण क्या होता है। वह प्रक्रिया है आत्मसात्करण जिसमें बालक अपने नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान योजनाओं में शामिल कर लेता है। क्या कर लेता है? अपने नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान योजनाओं में शामिल कर लेता है, उसे ही आत्मसात्करण कहा जाता है। और उसके बाद बात की जाए यहाँ पे कि समायोजन क्या होता है, तो वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक नई सूचना को शामिल करता है। क्या करता है? नई सूचना को शामिल करता है और पुरानी सूचना को ज्यों का त्यों बना रहने देता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे समायोजन कहते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं आत्मसात्करण के बारे में। सबसे पहले जैसे कि एक बच्चा, जैसे छोटा बच्चा, उसने जो है 4 पैरों वाला कोई जानवर देखा। उसको बताया गया ये काले कलर का जो जानवर है, 4 टांगे हैं, ये क्या कुत्ता है। उसके बाद कुछ दिनों बाद एक फिर से जानवर देखा, उसके भी 4 पैर थे और वह सफ़ेद कलर का था। तो फिर बच्चा, मतलब जो बच्चा था वो कन्फ्यूजन में हो गया कि ये कौन सा जानवर है। तो उसे बताया गया कि ज़रूरी नहीं है कि जो 4 पैर वाला जानवर जो है काले ही कलर का हो, वो अन्य कलर का भी हो सकता है। तो बच्चे ने ये अपने दिमाग में जो है संरचना बनाई कि जो है 4 टांगों वाला जानवर, जैसे कि कुत्ता है, जो सफ़ेद भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, अन्य कलर का भी हो सकता है। तो अपने पूर्व ज्ञान में इसने क्या किया? संशोधन किया और नई जानकारी को ऐड किया। तो इसे कहा जाएगा आत्मसात्करण। क्या कहते हैं? आत्मसात्करण से कहा जाएगा। उसके बाद बात की जाए जैसे कि समायोजन। समायोजन क्या है? वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक नई सूचना को शामिल करता है। अभी तक जैसे बच्चा था, 4 पैर वाला जानवर जो देखा था तो वह उसे कुत्ता समझता था। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने एक बिल्ली देखी, उसके भी 4 पैर थे, उसके भी क्या थी? पूँछ वगैरह थी, और वह दूसरी आवाज़ निकाल रही थी। तो बच्चा फिर कन्फ्यूजन में हो जाता है कि यह मतलब क्या है। अभी तक हम लोगों ने तो यही समझता था कि 4 पैर वाला जो जानवर है वो कुत्ता होता है, तो उसे बताएगा कि यह बिल्ली है। तो बच्चा ये अब यहाँ पे धारणा बनाता है कि ज़रूरी नहीं कि 4 पैर वाला जो जानवर है कुत्ता हो सकता है, उसके साथ साथ 4 पैर वाला जानवर अन्य कोई भी हो सकता है, जैसे कि बिल्ली हो गई, शेर हो गया। तो ये जो पूर्व जानकारी थी, ये पूर्व जानकारी बच्चा अपनी बना रहने देता है और उसके साथ साथ में जो है नई जानकारी भी इसमें से ऐड कर लेता है। तो इसे कहा जाते हैं समायोजन। तो ये अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि आत्मसात्करण का संप्रत्यय किसने दिया? आत्मसात्करण या फिर स्कीमा, स्कीमा, समायोजन, समायोजन, और या फिर अनुकूलन, अनुकूलन, ये सारे संप्रत्यय किसके द्वारा दिए गए थे? तो ये सारे संप्रत्यय दिए गए थे जीन पियाजे के द्वारा। तो हमारा सिद्धांत कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।